बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का। और हम पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेसेस, यानी कि बेसिस जो है वो वेक्टर स्पेसेस में किस तरह से होती हैं, किस तरह से डिफ़ाइन होती हैं और इनको हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, इसके एक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। और डेफिनेशन किस तरह की है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी स्टूडेंट एक सेट होता था जिसमें वेक्टर्स होते थे, तो उसको हमने वी का नाम दिया था ओवर अ फील्ड एफ। और उसके साथ एक और वेक्टर भी होता था जिसे हम एफ का नाम देते थे। और स्टूडेंट कुछ ऐसे लिखते थे वी और ब्रैकेट में क्या कर देते थे, एफ कर देते थे। अच्छा, ये तो हमारी डेफिनेशन में स्टार्टिंग में पॉइंट लाजमी तौर पर आएगा जिसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn विच बिलोंग्स टू v। यानी कि जो हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ना, जो v1 से लेकर vn तक हैं, जो कि वेक्टर v से यानी कि बिलोंग कर रहे हैं, इस कॉल्ड अ बेसिस ऑफ वेक्टर v इफ़। यानी कि ये बेसिस कहलाएंगे उस वेक्टर के, कब? जब दो पॉइंट है स्टूडेंट। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि अगर v1, v2, v3 सो ऑन vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का पॉइंट। तो स्टूडेंट, उसमें आपको एल आई का कंसेप्ट आपको है पता। तो इसका मतलब ये है कि पहला जो पॉइंट है बेसिस के लिए, किसी भी वेक्टर्स को बेसिस बनने के लिए सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि उन वेक्टर्स को क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ये जो है वो ये है कि v1, v2, v3 जो भी हम जिन वेक्टर्स को हमने क्या करना है, बेसिस में शामिल करना है, स्पैन v। अब स्टूडेंट, स्पैन का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट, स्पैन का आसानी से मतलब आप ये समझें कि हम ना इस v1, v2, v3 को हम क्या करें, इनकी मदद से, यानी कि हम इनको क्या कर लें, यूज़ करें v1, v2, v3 को। और इनकी मदद से हम पूरी की पूरी जो स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, ये पूरी की पूरी क्या कर लें, जनरेट कर लें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। यानी कि पहला बेसिस के लिए पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी हम वेक्टर यहाँ पर यूज़ कर रहे हों, अगर वो उनकी मदद से हम पूरी वेक्टर स्पेस को अगर हम जनरेट कर पाएँ, तो इसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या होंगी, बेसिस हो जाएंगी। लेकिन अब स्टूडेंट मैं आपको ये डेफिनेशन तो हो गई है, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड बेसिस जो हैं वो डिफरेंट जो है आपकी वेक्टर स्पेसेस होती हैं उनकी आपको निकालना सिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखेंगे। अब स्टूडेंट, पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस हम निकालना शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस हैं जी, अगर यहाँ कुछ ऐसा लिखा हो R2 और यहाँ पे लिखा हो R। सुन, याद रखें यहाँ पर क्या था, हमारा V था और इधर क्या होता था, F होता था। तो इसका मतलब है V यानी कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो R2 से लेने हैं हमने, और ये जो फील्ड है यानी कि F है वो हमने एक रियल नंबर से लेनी है। तो स्टूडेंट याद रखें, अगर R2 ऑफ R की बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस अगर आपको जो है ना मालूम करनी हो, तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी? तो स्टूडेंट ये देखें, R2 का मतलब होता है कि आपने एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसके अंदर दो मेंबर होते हैं। आप ये 1 0 और फिर क्या करेंगे 0 1, यानी कि फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, पहले ऑर्डर पेयर में 1 आप लगाएंगे स्टार्टिंग में, दूसरे को 0 कर देंगे। और फिर उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर पेयर होगा उसमें पहले 0 लगा देंगे, फिर क्या करेंगे 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 क्यों लिखा गया है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 इसके R2 लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर कहीं पे ना R3 आ जाता है स्टूडेंट, R3, तो R3 का मतलब ये होगा कि आपके पास जितना भी ये टप्पल्स इसको कहा जाता है, और जो भी इसकी बेसिस होंगी ना वो इस तरह से होंगी कि आपने क्या करना है 1, फिर उसके बाद 0 0, यानी कि ये 3 डायमेंशन होगी। उसके बाद फिर जो सेकंड है, जब हम इसकी बेस उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले को छोड़ देंगे 0, फिर मिड वाले में 1, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले 2 को 0 करेंगे और लास्ट वाले को स्टूडेंट क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यानी कि हर टाइम पर आपने क्या करना है कि 1 1 को क्या करना है, एक तरह तो शिफ्ट करते जाना है आपने। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आएँ, अगर ये स्टूडेंट R4 के लिए होता तो फिर स्टूडेंट क्या होता, फिर तो हमारे ये 4 हमारे इस तरह से बन जाते हैं ना, और फिर R4 के लिए
4 मेंबर आ जाते, और 4 मेंबर में फिर हम क्या करते, 1 फिर ये 3 0 कर देते, फिर 1 को मूव करते सेकंड शिफ्ट पे, फिर उसके बाद 1 को मूव करते थर्ड उस पे स्पेस पे या जगह पे, और उसके बाद फिर क्या करते, इसको फोर्थ जगह पे जो है ना वो क्या करते 1 करते। तो ये हमारी क्या करती हैं, क्या कहलाती हैं, सारी की सारी स्टैंडर्ड बेसिस कहलाती हैं। इनको आपने याद रखना है। यानी कि R2 ऑफ R की क्या बेसिस होगी, स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 और 0 1। R3 ऑफ R की बेसिस क्या होगी, 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। और स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम R4 की बात करें तो 1 0 0 और फिर 0 1 0 0 फिर 0 0 1 0 और फिर 0 0 0 और 1। स्टूडेंट अगर आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे ना तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट, अगर इन जनरल बोला जाए और n की बात की जाए ना कि n, अगर हमें n यहाँ पर आ जाए, r की जगह पर स्टूडेंट अगर यहाँ पर n होता तो फिर क्या होता। तो स्टूडेंट हम इस पे भी क्या बनाते, स्टैंड बेसिस बना लेते। हम कहते जी पहले जो हमारा टपल होगा उसके अंदर क्या होगा, 1 फिर 0 0 फिर आगे इस तरह से सो ऑन, और उसके बाद फिर 0 1 0 फिर इस तरह से सो ऑन, फिर 0 0 फिर 1 इस तरह सो ऑन, फिर ये इसको सो ऑन कर लेते, और आखिर में जाके स्टूडेंट लास्ट में एलिमेंट जो आता है वो यहाँ पर कितना आता है, 1 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने आपको R2 ऑफ R का बताया है, R3 ऑफ R का बताया है, R4 ऑफ R का बताया है, लेकिन स्टूडेंट अगर वेक्टर स्पेस क्या हो, R ऑफ R हो, तो यहाँ पे तो 1 है, कुछ भी नहीं है, तो इसका जो बेस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। स्टूडेंट ये बेसिस समझना बड़ा ज़रूरी है। ये बेसिस आपको समझ आएंगे तो फिर हम डायमेंशंस की कैलकुलेशन कर लेंगे, और बेसिस अगर आपको समझ आ जाते हैं तो डायमेंशन बड़ा आसानी से निकल आती हैं। और ये आपने ज़रा याद रखना है कि R2 की, R3 की, R4 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या हैं, और फिर इसको जो है हम आगे यूज़ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि ये यही वाली बेसिस हों, ये हमेशा इनको हमने स्टैंडर्ड बेसिस बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ये बिल्कुल, यानी कि इनको हमने एक बेस बनाया हुआ है, फाउंडेशन इन्हीं से हुई है। कुछ और बेसिस भी हो सकती हैं, यानी कि R2 ऑफ R की इसके अलावा कुछ और बेसिस भी हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस यही होंगी। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो बेसिस हैं वो यूनिक नहीं होती, यानी कि आपका एक अगर MCQs आ जाए कि क्या बेसिस यूनिक होती हैं, तो बेसिस जो होती हैं वो यूनिक नहीं होती, यानी कि अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस जो हैं वो आपके पास यही बनेंगी। और स्टूडेंट ये जो बेसिस के अंदर जो एलिमेंट है ना ये हमेशा यूनिक होते हैं, यानी कि R2 ऑफ R के अंदर हमेशा क्या होगा, ये 2 एलिमेंट होंगे। R3 ऑफ R के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 होंगे। R4 ऑफ R में कितने होंगे, 4 होंगे। यानी कि एलिमेंट की तादाद जो है वो एक जैसी होगी, बाकी बेसिस के नंबर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस यही रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब स्टूडेंट इसको मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं। चलें जी, ये स्टैंडर्ड बेसिस हमने पढ़नी है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर स्पेस जो है वो कुछ इस तरह से आ जाती है कि एक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है और आगे क्या है, रियल नंबर की है। तो स्टूडेंट अब याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह के नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि a प्लस, यानी कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप बात करूं तो ये इस तरह से लिखे जाते हैं ना कि x प्लस आयोटा y। तो स्टूडेंट इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक आपको x एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है और एक y एलिमेंट की, और साथ में किसकी, आयोटा की। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर हम c ऑफ r की स्टैंडर्ड बेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक 1 चाहिए होगा और एक आपको ऐसा टर्म चाहिए होगा जो आयोटा वाला टर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब स्टूडेंट इसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूं और यहाँ पे C2 के ऊपर लग जाए तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जिस तरह से हमने ये CR की बेसिस बनाई है ना कि एक नंबर 1 रखा है फिर उसके बाद आयोटा रखा है, तो अगर C2 आ जाता है तो इसका मतलब है कि पहले तो ऑर्डर पेयर होंगे रियल नंबर के हवाले से, और रियल नंबर के ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, 1 0 और 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस में। और उसके बाद फिर आयोटा वाले भी हम 2 मेंबर बनाएंगे, यानी कि आयोटा 0 और फिर 0 आयोटा बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से स्टूडेंट अगर C3R आ जाता है तो फिर क्या होगा, C3R का मतलब ये होगा कि फिर आपको ना रियल नंबर के पहले क्या बनाने पड़ेंगे, 3 मेंबर बनाने पड़ेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। फिर इस तरह से आयोटा वाले भी आपको 3 मेंबर जो हैं वो स्टूडेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQs, अगर कोई वेक्टर स्पेस सेम टू सेम आ जाए, यानी कि R टू R आ जाएगा, C टू C आ जाए, तो उसकी जो स्टैंडर्ड बेस होगी वो हमेशा 1 होगी। ये याद रखना है आपने। यानी कि जो वेक्टर स्पेस होता है ना V ऑफ यहाँ पे F होता है, तो अगर ये V और ये F ये दोनों सेम सेट आ जाते हैं और इन पे कोई वो 2 3 वगैरह वो चीज़ नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है इसकी जो स्टैंडर्ड बेस अगर आपसे पूछी जाती है तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। स्टूडेंट 2 बेसिस और तरह की हैं, फिर डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस जो हैं अगर हम किसी पॉलिनोमियल की निकालते हैं, स्टूडेंट ये P ऑफ n का मतलब क्या होगा, स्टूडेंट ये याद रखिएगा, ये मैं किसी की बात कर रहा हूँ, किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल है।
तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल की जो आपके पास स्टैंडर्ड बेस होगी ना, वो इस तरह से होगी कि अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि पी एन ऑफ एक्स, तो आपने पहला नंबर 1 लिखना है, फिर एक्स, फिर एक्स की पावर 2, फिर कब तक करना है, जब तक ये जो एन नंबर है ना पावर्स में ना आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ पी थ्री ऑफ एक्स की जो है ना बेस क्या है, तो आप पहले 1 लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, एक्स 2 लिखेंगे और एक्स की पावर कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यानी कि जो जितनी ये जो पावर यहाँ पे आपने नंबर डाला हुआ है, ये जब तक पावर ना आ जाए तब तक आपने इसके मेंबर लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड बेसिस अभी हम कर रहे हैं, मज़ीद आगे लेके चल रहे हैं जी। स्टूडेंट अगर किसी मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड बेसिस निकालने के लिए आ जाए, जिस तरह से ये मैट्रिक्स लिखी हुई है A2/2 और ये मैट्रिक्स है, इसमें रियल एंट्रीज मौजूद हैं, तो स्टूडेंट इसकी स्टैंडर्ड बेसिस कैसे पता चलेगी? तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बना लेना है और मैट्रिक्स के अंदर आपने स्टूडेंट अगेन वही वाला कंसेप्ट है जो मैंने ऑर्डर पेयर में आपको बताया है। पहले क्या लिखेंगे 1 0 0 0, दूसरे मेंबर पे फिर 1 लगाएंगे, तीसरे मेंबर पे फिर यहाँ 1 लगाएंगे और फोर्थ पे स्टूडेंट आप यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास जो है वो यानी कि हर आपने मैट्रिक्स में ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि नंबर को चेंज करते जाना, जैसे हमने ऑर्डर पेयर में किया था। और अब स्टूडेंट मेन चीज़ ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है ताकि हम डायमेंशंस की डेफिनेशन करें और फिर इन सब की जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं उनकी डायमेंशंस हम निकालना सीखें। तो स्टूडेंट डायमेंशन की डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर इनकी हम निकालते हैं कि डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में, इन द स्टैंडर्ड बेसिस। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टैंडर्ड बेसिस क्यों मैंने पढ़ाई हैं। स्टैंडर्ड बेसिस मैंने इसलिए पढ़ाई हैं ताकि हम क्या निकाल सकें स्टूडेंट, डायमेंशंस निकाल सकें। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी कि अगर आप के सामने कोई वेक्टर स्पेस दी जाती है और अगर आपको उसकी क्या पता हो, स्टैंडर्ड बेसिस पता हो, तो आप उसकी डायमेंशंस को निकाल सकते हैं स्टूडेंट। किस तरह से निकाल सकते हैं? तो चलें अब हम इसको दोबारा से वही स्टैंडर्ड बेसिस वाला टॉपिक दोबारा से लेते हैं और सबकी डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, पहले मैंने आपको कौन सी डायमेंशन बताई थी? मैंने बताया था आपको R2 ऑफ R। तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा है कि इस स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट डायमेंशन को आपने ऐसे याद रखना है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी आप मुझे बताएंगे कि इसमें एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए स्टैंडर्ड बेसिस में? 2 आ गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 एलिमेंट। इसके अंदर के मेंबर को नहीं काउंट कर रहा मैं इन ऑर्डर पेयर को काउंट कर रहा हूँ। चलें अब स्टूडेंट ये बताएं कि R3 ऑफ R का जो डायमेंशन है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। तो स्टूडेंट बताएं इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? इसकी डायमेंशन बनेगी 3 के बराबर बनेगी। चलें अब स्टूडेंट शाबाश। अब इसके बाद हम करते हैं R4 ऑफ R की। तो देखें इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट बताएं इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? इसकी डायमेंशन बनेगी 4 के बराबर बनेगी। ठीक है स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट ये जो n वाला केस है, n वाले केस में आप बताएं डायमेंशन क्या होनी चाहिए? डायमेंशन, क्योंकि आपको पता है कि n ही एलिमेंट होंगे ना इसके अंदर, तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी? n के बराबर होगी। और स्टूडेंट लास्ट में हम इस रियल नंबर वाली अगर पढ़ें तो R ऑफ R की वैसे बेसिस तो 1 होती है, तो इसकी डायमेंशन भी किसके बराबर होगी स्टूडेंट? 1 के बराबर होगी। तो डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट होती है? डायमेंशन आपको ये बताती है कि आपने जो आपकी स्टैंडर्ड बेसिस हैं उसके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है, वो बेसिकली डायमेंशन है। चलिए स्टूडेंट मज़ीद हमने जो स्टैंडर्ड बेसिस पढ़ी हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। जी स्टूडेंट अब हम आते हैं इस केस में। पहले हम बात करते हैं C ऑफ R2। स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 2 एलिमेंट होंगे। तो ये आपके पास इसकी डायमेंशन जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी। एक 1 है और एक आयोटा है। स्टूडेंट C2 ऑफ R, इसकी डायमेंशन में देखें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर होगी। स्टूडेंट इसकी बात करें C3 ऑफ R की, तो देखें इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? वो आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी। स्टूडेंट ये जो C वाला है आप देख रहे हैं कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर C ऑफ R है तो इसकी डायमेंशन 2 के बराबर। अगर ये 2 हो जाता है तो डायमेंशन 4 हो जाती है, अगर ये 3 होता है तो 6 हो जाती है। तो इस तरह से अगर ये n होगा तो वो कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए कि जो हमारी स्टैंडर्ड बेसिस है 1 और 1, तो स्टूडेंट इसकी डायमेंशन कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, तो इसकी डायमेंशन भी 1 हो जाएगी और इसकी डायमेंशन भी 1 हो जाएगी आपके पास। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि कोई पॉलिनोमियल आ जाए और पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और इसकी डायमेंशन आपसे पूछी जाए, तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल की जो डायमेंशन होती है उसकी बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो इसकी डायमेंशन स्टूडेंट कितने के बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट छोटा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पे मजीद कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता बताएं जी कि P4 ऑफ x में कितनी इसकी डायमेंशन होती, तो पहला काम आप क्या करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस निकालते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस कैसे निकाली जाती है? अगर ये P4 है तो पहले 1 आएगा, फिर x आएगा, फिर x स्क्वायर आएगा, फिर x क्यूब आएगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा, x4 आएगा। तो स्टूडेंट इसकी फिर क्या बनेगी, जो इसकी डायमेंशन बनेगी वो स्टूडेंट किसके बराबर बनेगी, 5 के बराबर बनेगी। यानी कि एक जो है वो हमारे उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट अब इस बेस पर मैं आपसे डायमेंशन पूछना चाहता हूँ इस पूरी Pn ऑफ x की। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 है तो एक एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है, ये जो 1 शुरू वाला है। अगर ये 4 है तो इधर एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो स्टूडेंट अब देखें, अगर यहाँ पर n आ रहा है तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, n+1 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट ये पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है पेपर में। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद मैट्रिक्स की डायमेंशन कैसे निकाली जाए। तो स्टूडेंट याद रखें, बड़ा आसान सा है मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालना। जो उसका ऑर्डर लिखा होता है ना, वही उसकी डायमेंशन होती है। ऑर्डर को यानी कि आपने मल्टीप्लाई करा देना है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं डायमेंशन लिखूँ तो ये Q2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4। और वैसे भी आप देखें कितने इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पे ये बताया जाए कि एक मैट्रिक्स M है, इसका ऑर्डर 2/3 है, तो बताएं जी इसकी कितनी डायमेंशन होगी। तो आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसकी 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। और अगर इसकी स्टैंडर्ड बेसिस निकालनी हो स्टूडेंट, तो वो याद रखें, वो मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है कि पहले आप 1 यानी कि 2/3 का मतलब कितना होता है, 2 रोज और 3 कॉलम है, तो ये 1 0, ये 0 0 1 0 0 0। और दूसरा जब इसका मेंबर बनाएंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, तीसरा मेंबर बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, 4 मेंबर बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, पाँचवें पे यहाँ जाएगा और छठे पे यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी हर जगह पर कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कि डायमेंशंस आपने कैसे निकालनी है अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस पता है। अगेन मैं दोबारा कहूँगा, अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस पता है तो फिर